हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 का जो एनसीईआरटी का साइंस बुक है उसका 6th चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है जीवों में श्वसन। तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में श्वसन क्यों करते हैं, श्वसन क्या होता है, इसी सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे मनुष्य जो होता है वो श्वसन करता है। तो सबसे पहले टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। पहला जो टॉपिक है वो है इस चैप्टर का, वो है कि हम श्वसन आखिर क्यों करते हैं। तो जैसा कि हमने इसके पहले कुछ चैप्टर के पहले हमने डिस्कस किया था कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं और जिनको कोशिका कहा जाता है। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। जीवों की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमें खाना खाते, सोते और पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा आखिर कहाँ से आती है? तो जो ये ऊर्जा होती है भोजन से प्राप्त होती है। भोजन में जो संचित ऊर्जा होती है वह श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्ति करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। आप जानते हैं कि वायु में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, अर्थात यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में यह भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कोशिकीय श्वसन। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी जीव हो, सभी जीवों में कोशिकाओं के द्वारा श्वसन होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिका के अंदर भोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो वह वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित होता है। यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। तो इस तरीके से दो तरह का श्वसन को हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वायवीय और दूसरा है अवायवीय। जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको हम बोलते हैं अवायवीय, और जो श्वसन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं। इसको हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। ग्लूकोज ऑक्सीजन के उपयोग के साथ जब विखंडन होता है तो किसमें होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में और ऊर्जा में। संभवतः आपको मालूम होगा कि इष्ट जैसे अनेक जीव आप वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज और एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है, जैसे कि निम्न समीकरण से दिखाया गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे ग्लूकोज क्या है? बिना ऑक्सीजन के उपयोग किए एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में विखंडित हो गया है। हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से शोषण कर सकती है, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती है। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। जैसे कि हम अगर कुछ देर तक व्यायाम कर ले, तेजी से दौड़ने लगे, या फिर कुछ घंटे टहलने लगे, साइकिल चलाने या फिर भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन आपूर्ति सीमित रहती है। ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा कर सकती है। तो इस तरीके से पेशी कोशिकाएं जो है वो भी श्वसन करती है और अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त जो मांग होती है उसको पूरी कर सकती है। और जब ये श्वसन करती है तो ऐंठन होता है। ठीक है, जब पेशी अवायवीय रूप से श्वसन करती है तब उसमें ऐंठन होता है और इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं।
लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने में हमें ये ऐंठन से आराम मिलता है। गर्म जल से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है और इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, पेशीय कोशिकाएं भी ऑक्सीजन कर सकती है, ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकती है, ऊर्जा की आपूर्ति कर सकती है। जब हमें ऑक्सीजन की आपूर्ति करनी है, फिर ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा है और ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वो सीमित है उस टाइम पे। और उस टाइम पे क्या होता है कि पेशी में क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में ग्लूकोज जो है वो विखंडित हो जाता है। अगर हम बात करें ईस्ट की, जैसे कि अभी हमने बताया कि वो अवायवीय श्वसन द्वारा जीवित रहते हैं, तो वो ईस्ट क्या होते हैं, एक कोशिक जीव होते हैं। ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय एल्कोहल निर्मित करते हैं, अतः इनका उपयोग शराब या फिर बियर बनाने के लिए किया जाता है। अब हम बात करेंगे श्वसन के बारे में। तो श्वसन जो है या फिर सांस लेना, उसका अर्थ होता है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना और ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। जब ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं अंतः श्वसन, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालते हैं तब उसको हम बोलते हैं उच्छ्वसन। ठीक है, यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यंत होता रहता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन लेता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। अंतः श्वसन और उच्छ्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक श्वास अथवा सांस का अर्थ होता है एक अंतः श्वसन और एक उच्छ्वसन। कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस लेता है और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट बढ़ सकती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेजी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं और इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे अधिक श्वसन की जरूरत पड़ती है, अधिक ऊर्जा की हमें आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हम श्वास कैसे लेते हैं। तो सामान्यतः हम अपने नथुनों, जो नासा द्वार होता है, उससे वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतः श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नथुनों से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं और वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी जाती है। यह एक बड़ी पेशीय परत जो डायफ्राम कहलाती है वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। अतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारी वक्षगुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं। उच्छ्वसन के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर आ जाती है, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इसे वक्षगुहा का आयतन कम हो जाता है, इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। अपने शरीर में इन गतियों को हम आसानी से अनुभव कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम श्वास लेते हैं। यहाँ पे हम इमेज से समझते हैं इसमें क्या होता है। यहाँ पे क्या है, नासा गुहा और ये क्या है, मुख गुहा है। ठीक है, ये वाला जो है वो नासा गुहा है और ये मुख गुहा है। ये हमारा क्या है, ग्रसनी है। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये श्वास नली है। यहाँ पे फेफड़ा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है पार्ट ये पसलियां है ये, और यहाँ पे डायफ्राम है। ठीक है, इस तरीके से ये सारे पार्ट हैं जो कि श्वसन में इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ पे जब वायु अंदर आती है, ठीक है, तो पसलियां बाहर की ओर गति करती है, कुछ इस तरीके से बाहर की ओर गति करती है और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। और जब वायु जो होती है बाहर की ओर धकेल दी जाती है, मतलब जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस टाइम क्या होता है, पसलियां अंदर की ओर गति करती है
और डायफ्राम पूर्व स्थिति में आ जाती है। तो इस तरीके से हम जब सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में, हमारे पसलियों में कुछ इस तरीका से गति होते रहती है, और वो हमेशा ये होती रहती है जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं। हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार की अवांछित कण जैसे धूम्र, धूल, परागकण आदि होते हैं। जब हम अंतः श्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं। यद्यपि कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं तो ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो इस तरीका से इसमें क्या होता है कि जो नासा गुहा होता है उसमें जब कुछ फंस जाता है, चाहे वो धूल कण हो चाहे परागकण हो, तो छींक आती है, जिससे क्या होता है कि जो अवांछित कण वायु में होते हैं वो सारे निकल जाते हैं और स्वच्छ वायु हमारे शरीर में प्रवेश करती है। उसके अलावा नाक में कुछ बाल भी होते हैं जो वो भी क्या करते हैं, धूल कण को वो रोकते हैं और स्वच्छ वायु को अंदर जाने देते हैं। बात करें अंतःश्वसित और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत, तो यहाँ पे जो वायु है अंतःश्वसित में, उसमें 21% क्या है, ऑक्सीजन है, और 0.04% क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उच्छ्वसित अगर वायु की बात करें तो उसमें 16.4% जो होता है ऑक्सीजन होता है, और 4.4% जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हम बात करें कि हमने तो मनुष्य में देख लिया कि कैसे हम सांस लेते हैं, जो मनुष्य होता है कैसे सांस लेता है, उसके जो भी पार्ट्स होते हैं उसको हमने डिस्कस किया। अब हम जानेंगे अन्य जंतुओं में कैसे श्वसन होता है। तो हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प, पक्षी आदि जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं। ठीक है, और उससे वो लोग क्या करते हैं, श्वसन लेते हैं। अब हम कुछ जीव जंतु जिसमें अलग अलग प्रकार के पार्ट होते हैं जिससे वो लोग क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच जो होता है, कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वसन रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाली या वातक कहलाते हैं। ऑक्सीजन के समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विसरित हो जाते हैं और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचते हैं। इस प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नालों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। श्वसन नाल और श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाली के केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। जंतुओं के अन्य समूहों में भी ऐसी अवस्थाएं नहीं पाई जाती है। तो अगर हम बात करें कॉकरोच की, तो कुछ इस तरीका से इसमें श्वास प्रणाली होते हैं और ये श्वास प्रणाली तंत्र है पूरा, इसी के हेल्प से वो लोग क्या करते हैं, श्वास लेते हैं। नेक्स्ट है केचुआ। तो केचुआ की अगर हम बात करें तो केचुआ जो होते हैं वो अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। केचुआ की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और क्लेशनीय प्रतीत होती है। केचुआ से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं जो आर्द्र और क्लेशनीय होती है। नेक्स्ट है जल में श्वसन। तो अगर हम बात करें जल में श्वसन की, तो जो जलीय जीव होते हैं वो कैसे श्वसन करते हैं। तो अगर हम बात करें मछलियों की, तो मछलियों में क्लोम या फिर गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। क्लोम में रक्त वाहिनियां की संख्या अधिक होती है जो गैस विनिमय में सहायता करती है। कुछ इस तरीका से यहाँ पे गिल, जिसको हम बोलते हैं गल्फर बोलते हैं या फिर क्लोम बोलते हैं, इसके द्वारा जो मछलियों में होता है वो श्वसन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या पादप भी श्वसन करते हैं। तो अन्य जीव की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। ये वायु से ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। पादप की पत्तियों में
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो रंध्र कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो पत्ती होती है, पादप की जो पत्तियां होती है, उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं और उसको क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति ही मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल मृदा कणों के बीच खाली स्थानों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं और इस तरीके से वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। जैसे मनुष्य सांस लेता है, ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, वैसे ही पेड़ पौधे जो होते हैं वो भी ऑक्सीजन को लेते हैं श्वास में और फिर वो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उस टाइम पे वो लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इस तरीके से जो मूल मृदा होते हैं वो क्या करते हैं, जो मूल होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं और यहाँ पे श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यहाँ पे मृदा के कण है और यहाँ पे मूल रोम है, वायु अवकाश है। इस तरीके से ये पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद ये चैप्टर है उसमें हम क्वेश्चन देखेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। यह जीवों द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। हम अंतः श्वसन द्वारा जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है। इस प्रक्रम में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ग्लूकोज का विखंडन जीवों की कोशिकाओं में होता है जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यदि भोजन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होता है तो वह यह वायवीय श्वसन कहलाता है। यदि विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो वह श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है। अत्यधिक व्यायाम करते समय जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है तब भोजन का विखंडन अवायवीय श्वसन द्वारा होता है। श्वास लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है जिसमें जीव ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालता है। गैसों के विनिमय के लिए विभिन्न जीवों में श्वसन अंग भिन्न होते हैं। अंतः श्वसन या निश्वसन के समय हमारे फेफड़े विस्तारित होते हैं और उच्च श्वसन के साथ ये अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। शारीरिक सक्रियता के बढ़ने पर श्वसन दर बढ़ जाती है। गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली जैसे जीवों में श्वसन अंग और श्वसन प्रक्रम मानव के समान ही होते हैं। केंचुओं में गैसों का विनिमय उनकी आर्द्र त्वचा के माध्यम से होता है। मछलियों में यह कोलोम से और कीटों में श्वास प्रणाली से होता है। पादप में मूल मृदा में उपस्थित वायु को ग्रहण करती है। पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, जिनसे गैसों का विनिमय होता है। पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन अन्य जीवों की तरह ही होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन था, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांस क्यों लेता है। तो जब इंसान दौड़ता है, कोई भी धावक दौड़ता है तो शरीर को बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। इससे ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए पेशियों में अवायवीय श्वसन होने लगता है। दौड़ पूरी होने के बाद शरीर में से बनी जो अतिरिक्त ऊर्जा की कमी होती है उसको पूरा करने और जमा हुए लैक्टिक अम्ल को तोड़ने के लिए शरीर को अधिक ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसलिए धावक जो होता है वो तेजी से गहरी सांस लेता है। नेक्स्ट है वायु और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताना है। तो समानताएं की बात करें तो दोनों में भोजन का विखंडन होता है, जो ग्लूकोज होता है उसका विखंडन होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें असमानता की, तो अगर वायवीय श्वसन की बात करें तो वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन में क्या होता है कि इसमें CO2 जल और अधिक ऊर्जा बनती है और इसमें क्या होता है अवायवीय श्वसन में एथिल अल्कोहल या फिर लैक्टिक अम्ल और कम ऊर्जा बनती है। नेक्स्ट है कि हम जब अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आती है। तो हमारी जो नाक होती है उसमें महीन बाल होते हैं जो धूल के कण को रोकते हैं, लेकिन जब धूल के कण इन बालों को पार कर नासा गुहा की कोमल झिल्ली को उत्तेजित करते हैं तो शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया होती है उसी के रूप में हमें छींक आती है। छींकने से ये बाहरी कण बाहर निकल जाते हैं और फेफड़ों में केवल स्वच्छ हवा पहुंचती है। नेक्स्ट है कि 3 परख नलियां लीजिए, प्रत्येक को 3/4 भाग
तक जल से भरिए। इन्हें ए बी सी द्वारा चिन्हित कीजिए। प्रश्नावली ए से एक घोंघा रखिए और प्रश्नावली बी में कोई जलीय पादप रखिए और सी में एक घोंघा अथवा पादप दोनों को रखिए। किसी प्रश्नावली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी तो किसमें होगी, किस प्रश्नावली में? तो इसको जांचने के लिए प्रश्नावली ए में अगर हम घोंघा रखे हैं तो उसमें क्या होगा, घोंघा श्वसन में CO2 छोड़ेगा। पादप रखेंगे तो पौधा प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 का उपयोग करेगा और ऑक्सीजन छोड़ेगा। प्रश्नावली सी में पादप और घोंघा, घोंघे द्वारा छोड़ी गई जो CO2 है उसका उपयोग पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण में कर लेगा। तो इससे क्या होगा कि प्रश्नावली ए में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी क्योंकि वहां CO2 का उपयोग करने वाला कोई पौधा नहीं है। तो यहाँ पे प्रश्नावली ए में जो होगा वो सबसे ज्यादा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा। नेक्स्ट है कि इसमें सही उत्तर लगाना है तो सबसे पहले करेक्ट आंसर होगा उसका लगाना है तो निशान। तो उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला है त्रिचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके फेफड़ों द्वारा, क्लोमों द्वारा, श्वास रंध्रों द्वारा या फिर त्वचा द्वारा। तो श्वास रंध्रों द्वारा, उसके ऊपर जो पार्श्व भाग में छिद्र होते हैं उसके द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, लैक्टिक अम्ल है, अल्कोहल है, जल है। तो यहाँ पे लैक्टिक अम्ल है, उसके कारण यहाँ पे ऐंठन होती है। नेक्स्ट है किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर कितनी होती है? तो 15 से 18 प्रति मिनट। नेक्स्ट है कि उच्च वसन के समय पसलियां जो होती है बाहर की ओर गति करती है, नीचे की ओर गति करती है, ऊपर की ओर गति करती है, बिल्कुल गति नहीं करती, तो नीचे की ओर गति करती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मिलान करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले है ईस्ट। तो ईस्ट जो होता है वो यहाँ पे इसका हो जाएगा एल्कोहल से। ये अवायवीय शोषण करता है और उसका इससे क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है कि इसमें अल्कोहल में, शराब में विखंडन होता है। नेक्स्ट है डायफ्राम, मध्य पट जो होता है वो बकचुआ में होता है। यहाँ पे बकचुआ हो जाएगा। त्वचा की अगर हम बात करें तो त्वचा यहाँ पे केंचुआ हो जाएगा। केंचुआ त्वचा से श्वसन लेता है, श्वसन करता है। उसके बाद पतिया की अगर हम बात करें तो पतिया में क्या होता है, रंध्र होता है, उसके द्वारा श्वसन करती है। मछली की बात करें तो मछली में क्या होता है, मछली में क्लोम होता है। नेक्स्ट है मेढक। मेढक की अगर हम बात करें तो मेढक में क्या होता है, फेफड़ी या फिर त्वचा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे इधर श्वास प्रणाल है या फिर बातक है जो कि यहाँ पे कुछ दिया भी नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं लगाए। यहाँ पे हो सकता है अगर कुछ कीट पतंग होते हैं उसमें श्वास प्रणाल होता है जिससे वो श्वास लेते हैं। नेक्स्ट है बताइए कि निम्नलिखित वक्तव्य सत्य हैं और अथवा असत्य हैं। तो अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की तो है अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है, तो ये असत्य है। नेक्स्ट है पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है, तो ये भी असत्य है। नेक्स्ट है मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन कर सकते हैं, तो ये बात सत्य है। नेक्स्ट है मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं? नहीं, मछलियों में क्लोम होते हैं। अंतः श्वसन के समय बकचूहा का आयतन बढ़ जाता है, सही है। नेक्स्ट है कि दी गई पहेली के प्रत्येक वर्ग में जीवों के श्वसन से संबंधित हिंदी वर्णाक्षर अथवा संयुक्ताक्षर दिए गए हैं। इनको मिलाकर जीवों अथवा उनके श्वसन अंगों से संबंधित शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द वर्गों के जाल में किसी भी दिशा में ऊपर नीचे अथवा विकर्ण में पाए जा सकते हैं। श्वसन तंत्र और जीवों के नाम सोचिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर देखा जाए तो इसको हमें इसमें देखना है कि इसमें कुछ श्वसन अंगों के बारे में दिया गया है, इसका ही सैंपल क्या करना है, मिलान करना है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो कीटों की वायु नालियां है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका होता है श्वास प्रणाल, जो कि कुछ इस तरीका से है यहाँ पे श्वास प्रणाल। ठीक है। नेक्स्ट है कि बक्ष गुहा में यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बक्ष गुहा को घिरे हुए हड्डियों की संरचना, तो उसका क्या हो जाएगा आंसर, तो पसलियां होती है। इसका भी हम यहाँ पे हम देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं इसको। यहाँ पे कुछ इस तरीका से यहाँ पे पसलियां दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है बक्ष गुहा का पेशीय तल क्या होता है, तो डायाफ्राम होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डायाफ्राम। ठीक, यहाँ पे इसका नहीं होगा आंसर, तो ओके एक सेकंड हम देख लेते हैं कहाँ पे है इसका आंसर। यहाँ पे हो जाएगा इसका डायफ्राम। नेक्स्ट है पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र, तो क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, तो यहाँ पे रंध्र हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कीट के शरीर के पार्श्व भागों के छोटे छिद्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, श्वास रंध्र होते हैं, तो यहाँ पे इसका श्वास रंध्र हो जाएगा, ये मिलकर श्वास रंध्र बना देगा। नेक्स्ट है मनुष्यों के श्वसन अंग, तो मनुष्यों के श्वसन अंग क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं, तो यहाँ पे फेफड़े हो जाएगा। नेक्स्ट है ये वे छिद्र जिनसे हम सांस भीतर लेते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, नसा द्वार, तो यहाँ पे नसा द्वार हो गया। नेक्स्ट है एक अवायवीय जीव जो कि है ईस्ट, तो यहाँ पे ईस्ट हो गया। फिर श्वास प्रणाल तंत्र वाला एक जीव, तो यहाँ पे तिलचट्टा हो गया। नेक्स्ट है कि पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दिया है 5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर वायु नहीं होती है, वहां उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है, वहां वायु का ताप भूतल के ताप से अधिक होता है, पर्वत पर वायु ताप भूतल की अपेक्षा अधिक होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ख हो जाएगा, वहां पे उपलब्ध वायु की मात्रा जो होती है भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।